हेलो दोस्तों, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिमा के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि एडिमा क्या होती है और ये किस कारण से होती है, और अगर ये बॉडी में हो जाती है तो इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मीन्स क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, और इसकी मैनेजमेंट किस टाइप से होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एडिमा क्या होती है? जैसा कि यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एडिमा इज ऑब्जर्वेबल स्वेलिंग फ्रॉम फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी टिश्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एडिमा का मतलब होता है कि बॉडी के टिश्यू में, बॉडी किस चीज़ से बनी है? बॉडी सेल्स की बनी है। बहुत सारे सेल्स अगर मिल जाते हैं तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं। तो बॉडी के टिश्यू में और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। तो बॉडी के टिश्यू में यानी कि कोई भी अगर ऑर्गन है और वहाँ की जो टिश्यू है उसमें अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, मीन्स अगर फ्लूइड वहाँ पे जमा हो गई है, ठीक है, जितना उस फ्लूइड की अमाउंट होनी चाहिए उससे वो एक्स्ट्रा हो गई है वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं एडिमा। मेडिकल टर्म में एडिमा का क्या मतलब है? मेडिकल टर्म में एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, यानी कि फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण वहाँ पे सूजन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्वेलिंग बोलते हैं। अब ये मोस्टली कहाँ पे होती है? ये मोस्टली हमारे पैर में या फिर हमारे फीट, जो हमारी जो तलवा है वहाँ पे होती है, ठीक है। अगर ये हाथ और पैरों में होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पेरिफेरल एडिमा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू सभी सेल्स के आसपास और सभी ब्लड वेसल्स के आसपास, कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही ये ऑर्गन्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ब्लड वेसल का जो जाल पूरे बॉडी में बिछा हुआ है वो कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही संभव हो पाया है, और कनेक्टिव टिश्यू उसको सपोर्ट करके रखती है, उसको बॉडी में होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो सेल के आसपास होती है और जो ब्लड वेसल्स के आसपास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जब वो सेल और ब्लड वेसल्स दोनों के आसपास होती है तब कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? तब कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है इंटरस्टिशियम। उस टाइम में कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है इंटरस्टिशियम, ठीक है। बॉडी में जो नॉर्मली फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है वो सेल के अंदर नहीं होती है। अगर ये सेल है तो जो फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड की जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा होगी वो सेल के बाहर होगी, ठीक है, और ये स्टोर होगी दो स्पेस में। स्पेस का मतलब एक खाली जगह होता है। तो दो स्पेस कहाँ होती है पूरे बॉडी में? तो पहला है कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या बहती है? ब्लड वेसल्स अगर ये, तो इसमें ब्लड फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगी? आरबीसी होती है ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, सीरम होती है। तो जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है, जो फ्लूइड जमा होगी वो सीरम में होगी, सीरम पोर्शन में। अब ये सीरम पोर्शन क्या है? सीरम पोर्शन पूरे ब्लड का येलोइश पार्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। जो रेडिश पार्ट जिसमें आरबीसी होती हैं और क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं वहां पे नहीं होगा, और सीरम में क्लॉटिंग एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब है ये ऊपर में अगर हम ब्लड को लेंगे, ठीक है, तो कुछ देर अगर हम रखेंगे तो नीचे में पूरी रेड कलर की जो ब्लड है वो जमा हो जाएगी और ऊपर में येलोइश पार्ट जमा होगा। उस येलोइश पार्ट को हम सीरम बोलते हैं, और उसमें क्लॉटिंग एंजाइम नहीं होती है, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स है, जो रेड वाली पार्ट है, उसमें क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं। तो जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी वो कहाँ पे होगी? वो सीरम में होगी। ब्लड वेसल्स में सीरम बहती है, उस सीरम में होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो स्पेस है वो कौन सी है? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? सेल के बाहर की जो स्पेस, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, उसमें एक स्पेस आती है इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब कि सेल के बाहर ये स्पेस पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, या फिर वो टिश्यू में हो या फिर वो सेल के बाहर हो। अब बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी अगर टिश्यू है, अगर एक ऑर्गन में टिश्यू की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या फिर एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू के बहुत सारे लेयर से बनी हुई है, तो हो सकता है कि उसमें से किसी एक टिश्यू के लेयर में या फिर एक से ज़्यादा टिश्यू के लेयर में वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है। अब एक थर्ड स्पेस भी आती है। थर्ड स्पेस कौन सी होती है? थर्ड स्पेस को हम बोलते हैं एसाइटस। एसाइटस क्या होती है? ठीक है, ये हो गई दो स्पेस, ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, और एक थर्ड स्पेस आती है जिसको हम बोलते हैं एसाइटस। अब वो स्पेस कहाँ पे होती है? उस स्पेस को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी वाला स्पेस या फिर पेरिटोनियल वाला स्पेस। ये दोनों सेम बात है। जो चेस्ट के नीचे जो एब्डोमेन होती है, मैं आपको यहाँ पे रफली बना करके दिखा देती हूँ। ये अगर आपकी लंग्स है, ठीक, ये अगर आपकी लंग्स है तो इसके नीचे जो एब्डोमेन होती है, जहाँ पे नाभि है ये, ठीक है, यहाँ से आपकी पेल्विक कैविटी नीचे वाली स्टार्ट है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इस एब्डोमिनल कैविटी को हम क्या बोलते हैं?
है, ये बाहर से अगर हम देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, क्योंकि ये अंदर से बहुत सारी कैविटी बनाती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स अंदर से होते हैं, ठीक। अब इस एब्डोमेन के अंदर में एक लेयर पूरी पाई जाती है जो कि पूरे ऑर्गन्स को घेरे रहती है चारों तरफ से, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल लेयर। जो पेराइटल लेयर होती है वो उसके चारों तरफ से होती है, ठीक है। तो जब चारों तरफ से वो लेयर्स होती है जो पूरे ऑर्गन्स को घेरे हुए रहती है, तो एक तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स है एब्डोमेन में, तो बहुत सारे एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स है उनके बीच में स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि वो एक तरह से कैविटी बनाते हैं और वो पेराइटल लेयर के अंदर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके चारों ओर विसरल लेयर होती है, लेकिन जो पेरिटोनियल लेयर है वो पूरे ऑर्गन्स के चारों तरफ होती है। तो पूरे ऑर्गन्स जैसे स्टमक हो गई, उसके बाद इंटेस्टाइन हो गई, तो इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेरिटोनियल कैविटी। तो जो थर्ड स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं एसाइटस, ठीक है। इसके अलावा जो एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की वो कहाँ कहाँ होती है, वो हो सकती है कि लंग्स में हो जाए, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा में क्या होती है, क्योंकि जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई लंग्स में मटके जैसे स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल सी स्ट्रक्चर होती है। अगर ये लंग्स है तो गोल गोल सी इसमें स्ट्रक्चर होगी जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जिसमें एक्सचेंज होता है। तो उसमें क्या होती है, ये वाली जो एल्वियोलाई है वो डैमेज हो जाती है या फिर इसमें से लीक करने लगती है, ब्लड में से फ्लूइड लीक करने लगती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, ठीक। दूसरा है एनेसार्का। एनेसार्का क्या होती है, एनेसार्का सीवियर कंडीशन है, मींस एनेसार्का ऐसी स्थिति है जिसमें एक साथ पूरे बॉडी में फ्लूइड की एक्युमुलेशन होने लगती है, मतलब पूरे बॉडी में फ्लूइड जमा होने लगती है पूरे ऑर्गन में। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लंग्स में जमा हुआ है, इसमें सिर्फ एब्डोमेन में जमा हुआ है, पेरिटोनियल कैविटी में जमा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होती है, इस कंडीशन में पूरे बॉडी में फ्लूइड जमा होने लगती है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। एडिमा के टाइप्स को देख लेते हैं। एडिमा कितने टाइप्स की होती है, तो एडिमा मेनली 3 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहला है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में क्या होती है कि जहाँ जिस ऑर्गन में जिस एरिया में स्वेलिंग होती है, अगर वहाँ पे अगर हम कंप्रेस करेंगे, मीन्स अगर फिंगर से दबाएंगे तो वो थोड़े टाइम के लिए स्किन जहाँ पे हम प्रेशर देंगे वो वहाँ पे वैसी की वैसी ही दबी हुई रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ये नॉर्मली क्यों हो जाती है, नॉर्मली अगर इलास्टिक सॉक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उस कंडीशन में भी पिटिंग एडिमा होने के चांसेस होते हैं। और पिटिंग एडिमा में क्या होती है, पिटिंग एडिमा में हम कहाँ पे चेक करेंगे, मेनली हम लेग्स में चेक करेंगे। मेनली ये कहाँ पे होती है, लेग्स में ही होती है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है जिसके कारण जो वाटर है, जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ अगर बहुत देर तक खड़े रहे या फिर बहुत देर तक बैठ करके काम रहे तो उस कंडीशन में भी ये पिटिंग एडिमा हो सकती है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी है नॉन पिटिंग एडिमा, मतलब अगर जहाँ पे स्वेलिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हैंड में यहाँ पे स्वेलिंग है तो अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगी तो यहाँ पे जो अगर फ्लूइड नॉन पिटिंग अगर एडिमा है तो फ्लूइड यहाँ पे एक्युमुलेशन है ऑर्गन्स में, यहाँ पे स्वेलिंग भी है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देने से यहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी देर दबी नहीं हुई रहेगी। दबी हुई किस में रहेगी, दबी हुई रहेगी पिटिंग एडिमा में, ठीक है। नॉन पिटिंग एडिमा में ये दबी हुई नहीं रहेगी। और नॉर्मली ये कहाँ पे होती है, नॉर्मली ये अफेक्ट करती है लेग्स और आर्म्स को, ठीक है। अब जब ये लेग्स और आर्म्स को अफेक्ट करती है, इसके अलावा भी कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ गड़बड़ी होती है जिसके कारण नॉन पिटिंग एडिमा हो सकती है। और वो डिसऑर्डर कहाँ पे होते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, जो कोई भी इन्फेक्शन आने से पहले ये सबसे पहले स्वेलिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। ये बॉडी को इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में कुछ गड़बड़ी है। तो क्या होती है कि लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ एडिमा, ठीक है। लिम्फ एडिमा बोलते हैं मीन्स लिम्फ के नोड्स में स्वेलिंग आ गई है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन लिम्फेटिक नोड में हो गई है। और ये लिम्फ में एडिमा यानी कि लिम्फ में फ्लूइड की एक्युमुलेशन क्यों हो जाती है, किस कंडीशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये कब हो सकती है, लिम्फ नोड में फ्लूइड की एक्युमुलेशन तब होगी जब मैस्टेक्टमी होगी। मैस्टेक्टमी क्या होती है कि ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया जाता है, ठीक है, सर्जरी करके ब्रेस्ट के टिश्यू को हटाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर पेशेंट में कैंसर सेल या फिर ट्यूमर्स डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे, ब्रेस्ट वाले टिश्यू में, ब्रेस्ट की जो टिश्यू है वहाँ पे, ब्रेस्ट की जो अंदर की टिश्यू है वहाँ पे अगर कैंसर सेल या फिर ट्यूमर्स की डेवलपमेंट हो रही है तो वो बॉडी के अदर ऑर्गन्स में ना पहुँचे, वो बॉडी के अदर सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट ना कर दे। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू ब्रेस्ट के जो टिश्यू है उसको रिमूव कर देते हैं। ब्रेस्ट के टिश्यू को रिमूव करने के बाद हो सकती है कि लिम्फ में
फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा अगर लिम्फ नोड की सर्जरी हुई है, या फॉर एग्जांपल अगर लिम्फ नोड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर वहाँ पे ट्यूमर्स हो गए हैं, लिम्फ नोड में हो गए हैं ट्यूमर्स, तो लिम्फ नोड को क्या करते हैं, लिम्फ नोड को की सर्जरी कर देते हैं ताकि जो अदर लिम्फ नोड है वो इन्फेक्टेड ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी लिम्फ नोड्स में जो अच्छे लिम्फ नोड्स है, जो सही लिम्फ नोड्स है बॉडी में, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो सकती है, ठीक है। या फिर कॉन्जेनाइटली हो सकती है, मीन्स जन्म से ही बच्चे में कुछ गड़बड़ी होगी, बच्चे की बॉडी में कुछ डिसफंक्शन होगी, जिसके कारण जन्म से ही उसके जो लेग्स है, उसके जो आर्म्स है, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, या फिर उसके बॉडी में फ्लूइड की एक्युमुलेशन होने लगेगी, या फिर उसके लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड की एक्युमुलेशन जन्म से ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो लिम्फ में जो एडिमा होती है, लिम्फ में जो फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है, वो कुछ इस कारण होती है, ठीक है, मैसेक्टमी के कारण, या फिर सर्जरी के कारण, या फिर जन्म से होती है। इसके अलावा भी कोई और कॉज है, अनदर कॉज है जिसके कारण नॉन पिटिंग एडिमा हो सकती है। और वो कॉज क्या क्या है, वो सबसे पहला कॉज है प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जो लेग्स होती है, लेग्स की जो सामने वाली पार्ट होती है, अगर यहाँ से अगर ये पैर है, ठीक है, रफली मैं बना रही हूँ, और यहाँ से तो ये जो हमें दिखती है ये वाली पार्ट, लेग्स की जो आगे वाली पार्ट, यानी कि जो घुटना होती है उसके नीचे से जो पोर्शन स्टार्ट होती है, जो हम जस्ट सामने से देखेंगे तो हमें वो दिखेगी, ठीक है। जो आगे वाली पोर्शन होती है, ये आपकी नी हो गई, और ये आपकी ये वाली जो पोर्शन होती है जिसको हम बोलते हैं शिन, ठीक है, ये यहाँ के पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है। कुछ पेशेंट में यहाँ के पोर्शन में स्वेलिंग होने के साथ साथ बॉडी में हाइपरथायरॉयड हार्मोन हो जाती है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाती है। थायराइड हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है, किस कंडीशन में, प्रीटिबियल मिक्सेडिमा की कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा हम यह समझ लें कि जो नॉन पिटिंग एडिमा है उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये डाययूरेटिक्स के द्वारा भी फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन इस कंडीशन में डाययूरेटिक्स भी इफेक्टिव नहीं होती है। नॉर्मली हम पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे, अगर उसको एडिमा है, लेग्स में अगर एडिमा है तो लेग्स को थोड़ा सा एलिवेट करके, मीन्स अगर सोने के टाइम में अगर वो लेग्स को थोड़ा सा उठा करके सोएगा तो उसको थोड़ा सा पेन से या फिर थोड़ा सा दर्द से उसको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि अगर एडिमा हो जाती है तो सही से प्रॉपर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉन पिटिंग एडिमा में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तीसरा टाइप है आइडियोपैथिक एडिमा। आइडियोपैथिक एडिमा में क्या होती है कि टिश्यू के आसपास फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, लेकिन जो इसका कारण है वो पता नहीं लग पाता, जिसको हम बोलते हैं आइडियोपैथिक एडिमा। अब हम जान लेते हैं कि कॉजेज क्या क्या होते हैं एडिमा के, मीन्स जो फ्लूइड की जो एक्युमुलेशन हो जाती है, फ्लूइड जो जमा हो जाती है, उसके मेन कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर में। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा प्रेशर किस ब्लड वेसल्स के अंदर में हो जाती है, ब्लड वेसल्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है, मीन्स ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज की सबसे छोटी ब्रांच होती है कैपिलरीज। अब वो कैपिलरीज में क्या होती है, कैपिलरीज पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, अगर ये कैपिलरीज है बहुत पतली सी, अगर ये आर्टरी है जिसकी आर्टरी की छोटी ब्रांच कैपिलरी होती है, ठीक है, अगर ये बहुत पतली सी ब्लड वेसल्स है तो इसमें अगर प्रेशर पड़ेगा, मतलब इसके जो आसपास की जो फ्लूइड है या फिर इसमें जो ब्लड बह रही है उसमें अगर ज़्यादा फ्लूइड की मात्रा हो जाए तो क्या होगा, इस जो कैपिलरी है इस पर प्रेशर पड़ेगा और हो सकती है कि ये डैमेज हो जाए, या फिर इसमें से ये जो फ्लूइड है वो लीक होने लगे। अब फ्लूइड लीक किस लिए होगी, क्योंकि फ्लूइड लीक इसलिए होती है क्योंकि ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है, इसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करती है, ब्लड में फ्लूइड को बांध करके रखती है, ठीक है, ताकि जो फ्लूइड है वो फिर आसपास के जो ऑर्गन्स है, आसपास के जो टिश्यू है उसमें लीक ना हो। दो कारण से हो सकती है, पहला कि अगर इसके अंदर प्रेशर पड़ रही हो ब्लड में, ठीक है, ब्लड बहुत फोर्सफुली जा रहा हो आगे, तो हो सकती है कि कैपिलरी डैमेज हो जाएगी। और दूसरा, अगर एल्बुमिन यानी कि जो ब्लड में पाई जाने वाला प्रोटीन है वो अगर कम हो जाए, ये क्या करती है, ब्लड में फ्लूइड को बांध करके रखती है, जिसके कारण लीकेज नहीं होती है। लेकिन अगर ये प्रोटीन ब्लड में कम हो जाए तो लीकेज होने की समस्या हो सकती है, लीकेज हो सकती है। और जब बॉडी में कैपिलरी से जब लीकेज होने लगेगी तो किडनी क्या करेगी, बॉडी को ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो किडनी क्या करेगी, क्योंकि बॉडी
लीक कर रही है फ्लूइड को, कैपिलरी लीक कर रही है फ्लूइड को, तो किडनी क्या करेगी, किडनी जो सोडियम और वाटर उसका रिटेंशन करने लगेगी, मतलब जितना उसको यूरिन में एक्सक्रीट करना चाहिए सोडियम को, जितनी उसको वाटर लॉस करनी चाहिए वो उतना लॉस नहीं करेगी। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड की जो मात्रा है वो और ज़्यादा हो जाएगी, और जब वो और ज़्यादा होगी तो वापस से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी, और जब वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी तो इस जो डैमेज कैपिलरी है उसमें से भी सर्कुलेट करेगी। तो हो सकती है कि इस पर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ही प्रेशर लग जाए, जिससे कि जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा लीक होने लगे, उसके जो लीकेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। किस कारण, क्योंकि जो किडनी है वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करने लगी है, इस कारण से, ठीक है। जिसके कारण क्या होती है कि जो प्रेशर अगर बढ़ जाती है ब्लड वेसल्स में तो लीकेज की समस्या बढ़ जाएगी, और जब लीकेज की समस्या बढ़ जाएगी तो आसपास के टिश्यू में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है एडीमा का, ठीक है। दूसरा है कि अगर माइल्ड एडीमा हो किसी व्यक्ति में, अगर हल्की एडीमा हो, ज़्यादा सीवियर नहीं है, ठीक है, एडीमा की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं माइल्ड एडीमा। अगर माइल्ड हो तो किस किस कारण से ये माइल्ड एडीमा हो सकती है, ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, ये माइल्ड होती है, ठीक है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई व्यक्ति चलता फिरता नहीं है, कोई अपना फिजिकल वर्क नहीं करता है, तो जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है, क्योंकि बॉडी एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है स्टैंडिंग और सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है जिसमें बैठ करके काम करना हो, या फिर जिसमें बहुत देर तक खड़ा रह करके काम करना हो एक ही जगह पे, तो खड़े रहने से क्या होता है कि जो ग्रेविटी है उसके कारण क्या होता है कि जो बॉडी की फ्लूइड है वो लेग्स की तरफ खींचती है। जब लेग्स की तरफ खींचती है तो फ्लेक्स में एडीमा होने के चांसेस हो सकते हैं, फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने से, ज़्यादा अगर सॉल्ट खा लेंगे उस कंडीशन में भी ये जो एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक के कारण एडीमा किस व्यक्ति में होगी, ये उस व्यक्ति में होगी जिसमें एडीमा ऑलरेडी डेवलप कर रही है धीरे धीरे, मतलब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। और जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और वो व्यक्ति ज़्यादा नमक खाता है अपने खाने में, तो उसको क्या होगी, उसको माइल्ड एडीमा हो जाएगी। मीन्स जो सीवियर तो नहीं होगी लेकिन उसको एडीमा हो जाएगी। हाई एल्टीट्यूड्स, अगर कोई व्यक्ति माउंटेन पे रहता है या फिर बहुत ऊंची जगह पे रहता है, ठीक है, इसके कारण क्या होती है, इसके कारण एडीमा हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो जो फीमेल के ऑर्गन्स है वो सभी कंप्रेस होते हैं, सभी दबते हैं, जिसके कारण बॉडी में या फिर टिश्यू के आसपास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑस्ट्रोजन को कंटेन करती है, और ऑस्ट्रोजन क्या करती है, फ्लूइड का रिटेंशन करती है। तो अगर कोई लेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो उसके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किडनी डिजीज के कारण भी एडीमा हो सकती है, मतलब कि किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगा, किडनी सही से जब फंक्शन ही नहीं करेगा तो फ्लूइड का रिटेंशन हो सकती है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद है हार्ट फेलियर, अगर हार्ट सही से काम नहीं करता है, हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं करता है पूरे ऑर्गन में, तो हो सकती है कि ब्लड में जो फ्लूइड की अमाउंट है वो एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। उसके बाद है क्रॉनिक लंग डिजीज, अगर लंग्स में कोई डिजीज होगी तो वहाँ पे फ्लूइड की कंडीशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में एल्वेलाई में फ्लूइड हो सकती है, लंग्स की प्लूरल कैविटी क्या होती है कि अगर ये लंग्स है, ठीक है, तो जो बाहर की जो कैविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेराइटल, और जो अंदर वाली कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं विसरल, और ये दोनों के जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो इसमें फ्लूइड की कमीशन हो जाती है जब लंग्स में डिजीज होती है उस कंडीशन में, ठीक है। तो क्रॉनिक लंग डिजीज में भी फ्लूइड की कमीशन हो सकती है, मतलब एडीमा के चांसेस हो सकते हैं। लिवर सिरोसिस, लिवर अगर सही से फंक्शन नहीं कर रही है, लिवर में अगर डिजीज है तो फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है। सेरेब्रल एडीमा, अगर ब्रेन में अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई हो, ब्रेन में अगर फ्लूइड अगर ज़्यादा हो गई हो, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन एडीमा भी बोलते हैं, इसके कारण बॉडी में जो और भी ब्लड है वहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा जिससे कि एडीमा हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होती है, डायबिटीज़ में मैक्युलर एडीमा होती है। अब ये मैक्युलर क्या है, मैक्युलर एडीमा क्या है, डायबिटीज़ में क्या होती है कि जो रेटिना जो हमारे आई में पाई जाती है जिसके कारण इमेजेस को हम साफ साफ देख पाते हैं, तो रेटिना की जो टिश्यू होती है, अगर ये रेटिना की टिश्यू है तो इसके बीच में जो बोलते हैं, इसको मैक्यूल बोलते हैं, बीच में एक टिश्यू पाई जाती है, लेयर पाई, जिसको हम बोलते हैं मैक्यूल। इस मैक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूलर एडीमा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई के आसपास अगर इन्फ्लामेशन होगी, इसका मतलब है कि जो आई है हमारी, जो पीछे रेटिना है जिसमें मैक्यूल है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी जिससे कि ब्रेन
में भी प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन के जो ब्लड है उसमें भी प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण हो सकती है कि डायबिटीज के कारण यहाँ पे मैक्यूल में एडिमा हो जाए, मीन्स वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए। ठीक है। अर्थराइटिस, जॉइंट्स में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जॉइंट्स में फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। थायराइड डिजीज, जिसमें थायराइड बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाती है जिससे कि फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकती है। लो एल्बुमिन, मैंने बताया कि ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम एल्बुमिन बोलते हैं, और उसी एल्बुमिन के कारण ही जो ब्लड की जो फ्लूइड होती है उसकी लीकेज ब्लड वेसल से बाहर नहीं होती है। ठीक है। तो एल्बुमिन अगर कम होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनीमिया। इस टर्म को हम मेडिकली भाषा में क्या बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनीमिया। ठीक है। तो अगर ब्लड में लो एल्बुमिन होगी, इसका मतलब है कि ब्लड में जो फ्लूइड है, ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स ये है, इसमें जो ब्लड बह रही है, इसमें इसकी जो फ्लूइड है वो बाहर आसपास के टिश्यू में लीक होने लगे, आसपास के टिश्यू में इसका रिसाव होने लगे। ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट, अगर कोई यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो इसका जो साथ वाला जो ब्लड है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो जो वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन का क्या मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है, ब्लड वेसल्स फैल जाती है। जब ब्लड वेसल्स ही जब फैल जाएगी तो वहाँ पे हो सकती है कि फ्लूइड की रिटेंशन हो जाए, या फिर सिस्ट या ट्यूमर की वजह से फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है। सिस्ट क्या होती है, सिस्ट एक स्मॉल पिंपल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। इसके अंदर में फ्लूइड भरी होती है। या फिर ट्यूमर्स की अगर डेवलपमेंट हो जाए तो उस कंडीशन में भी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण एडिमा हो सकती है, सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कारण को आपको बताया है। एडिमा के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण मैंने आपको बताया है। सबसे पहला क्या लक्षण होता है, स्वेलिंग ऑफ स्किन, मतलब स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है। अगर एडिमा होगी तो उसकी वजह से स्किन में भी स्ट्रेच एंड शाइनी, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे हैंड में इन्फ्लेमेशन है तो जो यहाँ की स्किन है वो खिंची हुई टाइप की रहेगी और थोड़ी सी शाइनी मीन्स चमकती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है। पफिनेस हो जाएगी कहाँ पे, एंकल्स में। एंकल्स कहाँ पे होते हैं, पैर के पास। ठीक है। तो जो फीट है उसके ऊपर में एंकल्स होते हैं, तो एंकल्स में या फिर फेस में या फिर आइज में, आइज के पास या फिर फेस में स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। बॉडी पार्ट्स उसको दर्द करेगा, जिस पेशेंट में एडिमा की कंडीशन है उसको बॉडी पार्ट्स में, पूरे बॉडी में उसको पेन होगा। स्टिफ जॉइंट्स, मतलब जो जॉइंट्स है, मतलब हैंड के जॉइंट्स हो गए या फिर हमारे पैर के जॉइंट्स हो गए, उसमें उसको दर्द महसूस होगा, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। या तो वेट गेन होगा पेशेंट का या फिर वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है। जो हैंड और नेक के वेन्स है वो क्या होंगे, वो फुलर होंगे। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो उसकी पल्स रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसका जो बीपी है मीन्स हाइपरटेंशन हो जाएगी उस पेशेंट में। ठीक है। उसके बाद उस पेशेंट में एसाइटिस की कंडीशन आएगी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी और जो पेरिटोनियल जो कैविटी है वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे जो स्वेलिंग होगी, और जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, वो जो पेट वाला पार्ट है, जो एब्डोमेन होती है, मतलब ये अगर नेक है, ये लंग्स है हमारी, ये डायफ्राम है, इसके नीचे एब्डोमेन वाला एरिया जहाँ पे नाभि होती है, तो ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ये एक तो टेंडर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और दूसरा कि ये वाला जो एरिया इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इसमें सूजन हो जाएगी। ठीक है। जो पूरी एब्डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी, और इसकी एब्डोमेन के जस्ट अंदर में होती है पेरिटोनियल की लेयर। जब पेराइटल की लेयर होती है तो उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम कैविटी। तो क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं तो वो कैविटी बनाती है, जिसके कारण हम उसको बोलते हैं दोनों को साथ में एसाइटिस। तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, उस कंडीशन में भी जो अगर एडिमा के चांसेस है, एडिमा है उस पेशेंट में, तो ये लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति में एडिमा के लक्षण है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं कि एडिमा है या नहीं है उस व्यक्ति में, तो कुछ टेस्ट करते हैं। अब उस टेस्ट को हम मेडिकली टर्म में क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या टेस्ट आते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति की यूरिन टेस्ट होगी, मीन्स यूरिन एनालिसिस होगी। ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट, देन चेस्ट एक्सरे, लीवर फंक्शन टेस्ट, हार्ट फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, या कि एब्डोमेन में फ्लूइड की एक्युमुलेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग्स। इन सभी का हम टेस्ट करके चेक करते हैं कि फ्लूइड पूरे बॉडी में
किस किस पार्ट्स में है, किस किस एरिया में है, और अगर फ्लूइड की रिटेंशन हो गई है तो उसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर एक पेशेंट को, अगर एक व्यक्ति को एडिमा है तो उस व्यक्ति को कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, डेली लाइफ में उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मींस कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे एडिमा के। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है पेनफुल स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग होगी फ्लूइड के जमा होने के कारण तो उसको दर्द महसूस होगा। ठीक है, उसको चलने में दिक्कत महसूस होगी, उसको स्टिफनेस मीन्स उसको बहुत ज़्यादा वो जो पार्ट है जहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, जहाँ पे फ्लूइड जमा हो गई है, वो पार्ट बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा। ठीक है, ऑकवर्ड गेट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि वो नॉर्मली जैसे नॉर्मल पर्सन चल पाता है, नॉर्मल इंसान जैसे चलता फिरता है वैसे वो चल फिर नहीं पाएगा, उसके चलने का तरीका बदल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑकवर्ड गेट। ठीक है, जो स्किन है जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे सूजन है, वो क्या होगी, वो थोड़ी सी खिंची हुई रहेगी, उसको वहाँ पे खुजली महसूस होगी और वो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी भी महसूस होगी उस व्यक्ति को। ठीक है, जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे सूजन है, वो एरिया बहुत जल्दी इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकता है, बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकता है उस पेशेंट में। ठीक, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होगी उस पेशेंट के, पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो सही से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिल पाएगा, पूरे ऑर्गन्स में जो सर्कुलेशन है वो सभी सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है वेन्स, आर्टरीज और जॉइंट जो है वो अपनी इलास्टिसिटी, यानी कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिसिटी को कंटेन करती है, मतलब जिस तरह से रबड़ होती है और उसको हम जब खींचते हैं और वापस से जब हम छोड़ते हैं तो वो उसी पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब है कि जो वेन्स है, जब ब्लड उसमें से बहती है तो वो थोड़ी सी फैलती है और फिर वो अपने साइज में आ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगी, जो वेन्स है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है, आर्टरीज जिसमें से ऑक्सीजन वाली ब्लड पूरे बॉडी को मिलती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जॉइंट्स के जो बाहर होती है वो भी इलास्टिसिटी कंटेन करके रखती है जॉइंट्स, तो वो सभी इलास्टिसिटी को खो देंगे, मतलब यानी कि अगर वो फैल गए तो वो फैल ही जाएंगे और वापस से अपने साइज में नहीं आएंगे। स्किन के ऊपर आपको अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं उस व्यक्ति में जिसमें एडिमा है। ठीक है, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस उस व्यक्ति में होते हैं, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अगर बॉडी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई हो, अगर फ्लूइड की रिटेंशन हो गई हो, मतलब वाटर का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो गया हो। एडिमा का मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैनेजमेंट को हम देख लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट को, लेकिन कुछ बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है डाययूरेटिक्स। ये क्या करती है, ये जो एक्सेस फ्लूइड होती है बॉडी में उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये हम डाययूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। ठीक, इसके अलावा हम देते हैं एलिमिनेटिंग ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन, जो ब्लॉक हो जाती है, जो यानी कि अगर ब्लड क्लॉट हो गई हो या फिर कोई ब्लॉकेज हो गई हो, उसको क्या करते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर ब्लड थिनर के थ्रू हम ब्लड को फिर पतला कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती है अगर हम ब्लड थिनर देते हैं उस कंडीशन में, या फिर हम सर्जरी करके उस ब्लॉकेज को, यानी कि अगर ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे ब्लॉकेज है तो हम इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम देते हैं एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। किस कंडीशन में, अगर एलर्जी की वजह से एडिमा का कंडीशन हो गया है, अगर फ्लूइड ज़्यादा रिटेंशन, फ्लूइड का जो रिटेंशन है वो एलर्जी की वजह से है, उस कंडीशन में हम एंटीहिस्टामिन्स देंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे पेशेंट को। उसके अलावा हम पेशेंट को सॉल्ट खाने के लिए मना कर देंगे। ठीक है, उसको बैलेंस डाइट देंगे ताकि जो बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको प्रॉपर मिल सके। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे। ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे पेशेंट को, ताकि इन दोनों की वजह से जो बीपी हाई है, ब्लड का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया है कैपिलरी में, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स में, जिससे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस ब्लड के प्रेशर को ये दोनों मेडिसिन जो है वो कम करेंगी। और दूसरा, जो प्रोटीन है ब्लड का, मीन्स एल्बुमिन है, वो अगर लॉस हो रही है यूरिन के थ्रू बॉडी से, किडनी उसको बाहर निकाल दे रही है, तो उसकी लॉस को ये रोकेगी ताकि जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है, ताकि वो जो फ्लूइड लीक हो रही है कैपिलरी में से, वो फ्लूइड लीक ना हो, उस फ्लूइड का लीकेज ना हो। ठीक है, टिश्यू में। तो ये क्या करेगी, ये करती है क्या कि रिड्यूस करती है लॉस किसकी, प्रोटीन की, और वो प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन। यूरिन में
पास फिट ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं एडिमा के कंडीशन में। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें इस लेक्चर की समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स को भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आप बेल आइकन को दबा दें जिससे कि सारे जो नोटिफिकेशंस आते हैं मेरे लेक्चर्स के आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।